बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है वो कैश मेमोरी के हवाले से है और जो फर्दर जो मेमोरी की टाइप्स हैं वो हमने आज डिस्कस करनी है। कैश मेमोरी को मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा एलेबोरेट किया था। वंस अगेन मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम आगे मूव हो जाएंगे। कैश मेमोरी बेसिकली प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रोसेसर जब इंस्ट्रक्शंस को या डेटा को प्रोसेस करना चाहता है तो वो मेमोरी से अपने पास लेकर आता है। सो उस डेटा का जो ट्रांसफ़र रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए कि डेटा या इंस्ट्रक्शंस जल्दी से जल्दी सीपीयू के पास पहुंच जाए, इस मकसद के लिए कैश मेमोरी को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें होता यूं है कि वो इंस्ट्रक्शंस जो कि फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल की जाती हैं, जब फर्स्ट टाइम उन्हें इस्तेमाल किया जाता है तो नो डाउट कि वो प्रोसेसर मेमोरी से ही पिक करता है, लेकिन बाद में उनकी एक कॉपी प्रोसेसर के अंदर रख दी जाती है। जो प्रोसेसर की जो कैश मेमोरी है उसके अंदर रख दी जाती है और नेक्स्ट टाइम जब प्रोसेसर ने वो वॉच करनी है, प्रोसेसर को वो चाहिए, तो पहले वो कैश मेमोरी को चेक करता है। अगर उसको वो कॉपी वहाँ पर मिल जाती है वहाँ से इस्तेमाल कर लेता है। अदरवाइज फिर वो जो बाकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, रैम हो सकती है या वो सीडी हो सकती है या वो हार्ड डिस्क हो सकती है, तो वो उनको चेक करेगा। बहरहाल वो कहता है कैश मेमोरी स्पीड्स द प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट स्टोर frequent used instructions and data। कि जो कैश मेमोरी है उससे जो ट्रांसफ़र रेट है डेटा का वो इंक्रीज होता है और इसके अंदर वो आइटम स्टोर की जाती हैं या वो इंस्ट्रक्शंस स्टोर कर दी जाती हैं जो कि फ्रिक्वेंटली हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल है। डिटेल में वो कहता है कि कैश मेमोरी को जो वो कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उसको कैश के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। कुछ लोग कैशे मेमोरी भी कहते हैं। बहरहाल कैश के नाम से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। स्मॉल और वेरी हाई स्पीड मेमोरी है। इसको ट्रांसफ़र ऑफ डेटा मीन्स कि जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है मेमोरी से सीपीयू के पास, इस रेट को इंक्रीज करने के लिए या इस स्पीड को बढ़ाने के लिए कि डेटा जल्दी जो हो ट्रांसफ़र हो जाए प्रोसेसर के पास, इस मकसद के लिए कैश मेमोरी को इस्तेमाल किया जाता है। सीपीयू चिप के अंदर ही ये अवेलेबल होती है, रैम से ज़्यादा फास्टर है और वो कहते हैं कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम्स होती हैं या जो आपने रिसेंटली आइटम्स यूज़ की हैं, जो आपने डेटा या इंस्ट्रक्शंस यूज़ की हैं, वो सीपीयू की कैश मेमोरी के अंदर उनको स्टोर कर दिया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब सीपीयू को ज़रूरत पड़े तो वो उन इंस्ट्रक्शंस को बजाय कहीं और से लेने के वहीं से जो उनको इस्तेमाल कर ले। वो कहता है कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस रैम से फर्स्ट टाइम जो वो रिट्रीव कर ली जाती हैं उनकी एक कॉपी कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर दी जाती है। फर्स्ट टाइम जब उसने डेटा लेना है तो उसने मेमोरी से ही लेना है, रैम से ही लेना है प्रोसेसर ने, और नेक्स्ट टाइम फिर जब वो वही डेटा जो वो दोबारा प्रोसेस करना चाहता है तो वो पहले उस डेटा की एक कॉपी जो उसने कैश मेमोरी के अंदर स्टोर की होती है वहीं से उसको रिट्रीव करता है। सो इस तरह से डेटा
चूँकि CPU के पास कैश मेमोरी में ही उसके लिए अवेलेबल होता है और वो वहीं से उसको यूटिलाइज कर लेता है, तो इसलिए जो प्रोसेसिंग पे टाइम लगता है वो कम लगता है। वो गति कितना ही कम क्यों ना हो, अब जो डेटा उसने मेमोरी से लेना था, जो डेटा उसने रैम से लेना था, वो रैम से लेने के बजाय उसकी अपनी कैश मेमोरी के अंदर ही अवेलेबल है, जो कि प्रोसेसर चिप के अंदर है। तो इस तरह से जो डेटा का ट्रांसफर रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। सो वो कहता है कि अगर वो डेटा उसको वहां पर नहीं मिलता तो फिर वो कैश मेमोरी की बजाय फिर वो मेन मेमोरी में उसको फाइंड आउट करता है और वहां से डेटा की कॉपी जो वो पिक करता है। सो हमारे पास कैश मेमोरी के डिफरेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लेवल है वो है L1 कैश। L1 कैश जो है वो बेसिकली आप यूँ समझ लें कि सबसे जो स्मॉलेस्ट लेवल है वो L1 कैश मेमोरी है, जिसका साइज भी जो वो सबसे कम है और जो CPU चिप के नियरेस्ट तस्वुर की जाती है वो L1 कैश है। सो वो कहता है कि ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली CPU से डिस्टेंस को शो करते हैं कि कौन सी कैश मेमोरी CPU के ज़्यादा क्लोज है और कौन सी जो वो इसकी क्लोज नहीं है। सो जितनी ज़्यादा क्लोज होगी उतना कम टाइम लगेगा CPU को डेटा फेच करने में। लिहाजा वो कहते हैं जो लेवल 1 कैश है वो CPU से क्लोजेस्ट टाइप की कैश मेमोरी है, और वो कहता है कि जो L1 कैश है वो तमाम लेवल्स में सबसे ज़्यादा फास्टर है, इवन रैम से भी ज़्यादा फास्टर है। इस तरह से वो कहता है कि जो कैश मेमोरी CPU की ज़्यादा क्लोज होगी वो ऑलवेज फास्टर होगी एज कंपेयर टू दूसरे लेवल्स और दूसरी मेमोरी से। लेकिन ये जो लेवल है ये इस तमाम लेवल्स से सबसे कम जो वो इसके अंदर डेटा स्टोर होता है, यानी ये स्टोरेज के लिहाज से सबसे कम है लेकिन स्पीड के लिहाज से सबसे ज़्यादा फास्टर है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें L1 कैश है, फिर उसके बाद जो वो L2 कैश है, फिर L3 कैश है और फिर मेन मेमोरी है। तो बेसिकली जो L1 और L2 कैश है ये CPU चिप के अंदर ही अवेलेबल होती है, जबकि L3 कैश जो है वो CPU चिप से बाहर होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो L1 कैश की कुछ जो वो पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, इसमें वो कहता है कि ये प्राइमरी या इंटरनल कैश भी इसको कहा जाता है। डायरेक्टली जो वो प्रोसेसर चिप के अंदर जो वो इसको बिल्डअप किया जाता है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 किलोबाइट से लेकर 128 किलोबाइट तक मौजूद होती है। अगर दो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं तो हर प्रोसेसर की कैश अलग अलग होगी। देखेंगे L1 कैश इस प्रोसेसर की अलग है, L1 कैश इस प्रोसेसर की अलग है, और जो इसी तरह से दोनों की L2 कैश भी लगी है और L3 कैश जो है वो इन दोनों की कॉमन है। फिर ये आप मेन मेमोरी आ जाती है और यह हार्ड डिस्क है और जो दूसरे जो कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं उनकी डायग्राम बनी हुई है। L2 कैश का वो कहता है कि जो L2 कैश है वो L1 कैश से जो वो स्लो होती है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 64 किलोबाइट से लेकर 16 मेगाबाइट तक इसकी कैपेसिटी होती है। करंट जो हमारे प्रोसेसर्स हैं इनके अंदर L2 कैश की बजाय एडवांस ट्रांसफ़र कैश, ये L2 कैश की टाइप है। जो पुराने प्रोसेसर्स थे उनमें L2 कैश लगी होती थी, लेकिन अब और जो पुराने प्रोसेसर्स थे उनमें L2 कैश प्रोसेसर चिप के अंदर नहीं होती थी, वो बाहर होती थी। लेकिन अब जो मॉडर्न प्रोसेसर्स आ रहे हैं इनमें L2 एडवांस ट्रांसफ़र कैश प्रोसेसर चिप के अंदर ही मौजूद होती है, जो कि L2 कैश की ही टाइप है। और इसका साइज़ कितना है, 512 KB से लेकर 8 MB तक
इसका साइज है एडवांस ट्रांसफर कैश का। सो आप देखें कि जो लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो पिछले लेवल से कम रहेगी। L3 कैश CPU चिप के अंदर नहीं होती, ये CPU चिप के बाहर होती है। सो वो कहता है कि ये सेपरेट फ्रॉम द प्रोसेसर चिप ऑन द मदरबोर्ड, कि ये मदरबोर्ड पे लगी होती है और ये प्रोसेसर चिप से सेपरेट होती है, ये प्रोसेसर चिप के अंदर जो नहीं लगी होती। अगर वो कहता है कि अगर आप L3 कैश अपने प्रोसेसर अपने मदरबोर्ड पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि L2 कैश प्रोसेसर चिप में अवेलेबल हो, और L2 बेसिकली तभी होगी जब उस प्रोसेसर चिप में L1 होगी। यानी ये जो लेवल्स हैं ये एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को भी शो करते हैं कि अगर लेवल 3 लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि लेवल 2 भी मौजूद है और लेवल 1 भी मौजूद है। अगर लेवल 2 अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि लेवल 1 भी अवेलेबल है। सो वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उन प्रोसेसर्स के अंदर ये वर्किंग कर सकती है जिनके अंदर L2 ट्रांसफ़र कैशे मौजूद है। और वो कहता है कि जो L3 कैश है वो L1 और L2 कैश दोनों से स्लो होती है, और आमतौर पर इसकी कैपेसिटी 8 MB से लेकर ऑनवर्ड जो वो अप टू 8 MB तक जो वो हो सकती है। उसके बाद हमारे पास कैश मेमोरी का टॉपिक जो वो ख़त्म हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में जो लिख सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट पे आके मूव करते हैं। जी नहीं है क्वेश्चन? अच्छा जी, नेक्स्ट पे हमारे पास फ्लैश मेमोरी आ जाती है। फ्लैश मेमोरी वो कहता है कि फ्लैश मेमोरी कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड रिटन। आप इलेक्ट्रॉनिकली फ्लैश मेमोरी पे अपना डेटा राइट कर सकते हैं और उस पे जो मौजूद आपका डेटा है उसको रीराइट भी कर सकते हैं, उसको रेस भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यानी ये जो आपकी मेमोरी है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी की एक टाइप है। और वो कहता है कि मोस्टली जो कंप्यूटर्स हैं उन पर जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होती हैं अब वो फ्लैश मेमोरी के अंदर अवेलेबल होती हैं। यानी उनके अंदर रोम नहीं लगी होती बल्कि रोम की बजाय फ्लैश मेमोरी को लगा दिया जाता है और उसके अंदर वो ही स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस रख दी जाती हैं जो मैंने आपको बताया था कि रोम के अंदर रखी जाती थी। वो जो बायोस मैंने आपको पढ़ाया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो अब रोम के अंदर स्टोर करने के बजाय किस में स्टोर कर दी जाती है? फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर दी जाती है। और फ्लैश मेमोरी को रोम की बजाय जो हो वहाँ पर लगा दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर जो बायोस है अगर उसको आप अपडेट करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। सो कहते हैं आमतौर पर ये टैबलेट्स या जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, डिजिटल कैमरास और प्रिंटर्स वगैरह हैं उनमें ये अवेलेबल होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे टैबलेट पीसीज हैं या जो जिसको आप टैब कहते हैं उसके अंदर आप एक मेमोरी कार्ड लगाते हैं, या आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर भी एक मेमोरी कार्ड लगाते हैं। डिजिटल कैमरे के अंदर भी मेमोरी कार्ड मौजूद होता है और जो प्रिंटर्स हैं उनमें भी आप यूएसबी या मेमोरी कार्ड जो लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये वो हमारी डिवाइसेस हैं जिनमें ऑलरेडी फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल हो रही है। बेसिकली ये जो मेमोरी कार्ड है या जो यूएसबी है इसी को फ्लैश मेमोरी का नाम दिया जाता है। और आपको पता है कि जिन स्मार्टफोन्स के अंदर उनकी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है हम उसमें एक मेमोरी कार्ड अपनी मर्जी से कैपेसिटी के लिहाज से जो वो लगा लेते हैं कि कितनी कैपेसिटी का ये मोबाइल फ़ोन जो वो हमें अलाउ करता है
उतनी कैपेसिटी का हम मेमोरी कार्ड जो वो उसमें लगा लेते हैं। वो मेमोरी कार्ड बेसिकली जो है वो फ्लैश मेमोरी की ही एक किस्म है। सो वो कहता है कि वो जो डेटा स्मार्टफोन के अंदर होता है हम उसको फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास ऐसे मीडिया प्लेयर्स भी हैं, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स हैं, जिनमें के जो हमारा जो म्यूज़िक है वो उस फ्लैश मेमोरी चिप के अंदर जो वो स्टोर होता है और हम वही फ्लैश मेमोरी चिप जो वो MP3 के अंदर लगा लेते हैं। या मीडिया प्लेयर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, बेसिकली MP3 जो होती है उसको पोर्टेबल मीडिया प्लेयर का नाम ही दिया जाता है, जिसके अंदर म्यूज़िक होता है और आप वो ईयरबड्स लगा के तो अपना म्यूज़िक सुनते हैं। तो ये बड़ी जो वो कॉमन टाइप है जो फ्लैश मेमोरी है। आई होप कि आपने जो इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे जो डायग्राम है उसमें यही चीज़ जो एक्सप्लेन की गई है कि जो हमारे पास जो डिजिटल कैमरा होता है इसके अंदर ये आपने देखा होगा कि ये मेमोरी कार्ड जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है और आप अपनी पिक्चर्स वगैरह जितनी भी लेते हैं वो सारी इस मेमोरी कार्ड पे जो डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर होती हैं। और फिर आप वाया केबल जो इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ और इसके अंदर जितनी भी आपकी इमेजेस और वीडियोस हैं वो आपके सिस्टम में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। या आप इस मेमोरी कार्ड को इसमें से निकाल के इसको किसी कार्ड रीडर के अंदर लगा के उसको आप अपने सिस्टम के साथ जो वो डायरेक्ट लगा सकते हैं और फिर उन पिक्चर्स को आप अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ हम मेमोरी कार्ड पर या फ्लैश मेमोरी पर अपना डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं इन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए। सो जो फ्लैश मेमोरी है बेसिकली वो नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब यही है कि जब तक हम अपना डेटा डिलीट नहीं करते डेटा जो है वहाँ से डिलीट नहीं होता। सो इसी तरह से वो कहता है कि इसको किसी किस्म के कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज की भी ज़रूरत नहीं होती, इसमें परमानेंटली जो हमारा डेटा स्टोर रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है वो है CMOS। CMOS का एब्रीविएशन है इसमें देखें जो पॉइंट एक्सेस है इसमें वो कहता है कि जो आपके जो हमारे पास डिजिटल कैमरा होता है उसके अंदर ये मेमोरी कार्ड लगा हुआ होता है और ये जो मेमोरी कार्ड है मेमोरी कार्ड पे हमारा डेटा स्टोर होता है। आप जितनी भी तस्वीर लेते हैं वो सारी की सारी तस्वीर मेमोरी कार्ड के ऊपर स्टोर कर दी जाती हैं और आप इस डिजिटल कैमरे को वाया USB केबल अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर USB पोर्ट लिखा हुआ है तो पोर्ट का टॉपिक एक्चुअली मैंने अभी आपको इन स्लाइड्स में पढ़ाना है। तो जो कनेक्टर्स होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर जहाँ पर हम मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उनको पोर्ट का नाम भी दिया जाता है। तो ये चूँकि USB केबल है और ये जिस कनेक्टर में लगी हुई है उसको USB पोर्ट का नाम दिया जाता है। तो देखें ये एक केबल जो है डिजिटल कैमरे में लगी और दूसरी केबल जो है वो सिस्टम के अंदर लगी हुई है। हम इसको चला के इसके अंदर जितना भी हमारा डेटा है वो सारा का सारा वो इसके अंदर जो वो कॉपी कर सकते हैं। और या आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट मेमोरी कार्ड जो वो इसमें से निकाल लें और उस मेमोरी कार्ड को अपने सिस्टम के साथ जो वो लगा लें और लगाने के बाद फिर आप उसको उसमें से डेटा जो वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जी समझ आ गई आपको? उसके बाद CMOS है। CMOS का मैंने आपको बताया कि ये कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। ये इसका एब्रीविएशन है। बेसिकली वो कहते हैं कि जो CMOS चिप है और दूसरा CMOS बैटरी है। CMOS चिप के अंदर क्या होता है वो कहते हैं कि ये CMOS चिप बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि कम से कम पावर जो वो यूटिलाइज की जाती है, कम से कम पावर जो है वो
लेके तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जो वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर अपने अंदर स्टोर रखते हैं। तो वो कहते हैं टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स हाई स्पीड एंड कंज्यूम्ड लिटिल पावर, कि आपको स्पीड भी जो वो अच्छी मिलती है, लेकिन जो पावर है इलेक्ट्रिक पावर वो भी बहुत ही कम जो वो कंज्यूम होती है। और इसके अंदर क्या स्टोर होता है? स्टोर द कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जो सेटिंग्स के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसके अंदर स्टोर कर दी जाती है। कंप्यूटर्स की जो सेटिंग्स के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है, कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली कहा जाता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस उस कंप्यूटर के साथ लगी और उन्होंने अपनी सेटिंग्स किस तरह से उसके साथ उस कंप्यूटर के साथ की हुई है, उसको कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया जाता है। तो जितनी भी उन डिवाइसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है, यानी उन्होंने जो अपनी सेटिंग अप किया हुआ है, अपने आप को उस कंप्यूटर के साथ सेटिंग्स की हुई है, उस हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो CMOS के अंदर स्टोर होती है। मिसाल के तौर पे आपने अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगाया हुआ है, तो प्रिंटर का नाम क्या है, उसकी ब्रांड क्या है, ये सारा कुछ जो वो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन कहलाएगा। और ये किसके अंदर स्टोर होगी? ये CMOS चिप के अंदर इसकी एक कॉपी स्टोर होती है। होता तो एक्चुअली प्रिंटर की इंफॉर्मेशन हमारी हार्ड डिस्क पे स्टोर होती है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर उसके ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल हुए होते हैं, लेकिन उसकी एक कॉपी जो CMOS चिप है इसके अंदर भी इसकी कॉपी जो रखी जाती है। इसके अलावा जो करंट डेट और टाइम है वो भी इसके अंदर मौजूद होता है और वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। इसमें यूँ होता है कि जो भी डिवाइसेस, जब हमने कंप्यूटर को बंद किया था तो उस वक्त जो जो डिवाइस हमारे कंप्यूटर के साथ लगी हुई थी उस सारी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन CMOS चिप के अंदर जो वो स्टोर रहती है। और इसके अलावा डेट और टाइम भी इसके अंदर स्टोर रहता है। तो वो कहता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर को चलाते हैं तो CMOS चिप से ये इंफॉर्मेशन जो वो रिटेन की जाती है और रिटेन करने के बाद चेक किया जाता है कि ये डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ लगी हुई थी। अब कंप्यूटर दोबारा चला है तो अब चेक किया जाए कि क्या ये सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं। जो जो लगी होती हैं उनका स्टेटस अपडेट कर दिया जाता है, जो जो नहीं लगी होती उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है कि अब ये डिवाइस मौजूद नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिस दौरान कंप्यूटर बंद रहता है, तो इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है डेट और टाइम के हवाले से वो अपडेट होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो कहता है इंक्लूड द करंट डेट एंड टाइम एंड अदर स्टार्टअप इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस। यानी जब कंप्यूटर को बूट किया जाता है, बूट का मतलब है कंप्यूटर को चलाना। ठीक है, बूटिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर को चलाना। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो भी प्रोसेस उस वक्त चल रहा होता है उसके लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो CMOS चिप के अंदर मौजूद रहती हैं और जो डेट और टाइम चल रहा होता है वो भी CMOS चिप के अंदर मौजूद रहती हैं। और वो डेट और टाइम इवन जब कंप्यूटर बंद होता है तो भी ये साथ साथ अपडेट होती रहती हैं और वो डेट और टाइम जो वो बंद कंप्यूटर के अंदर भी ये चलता रहता है। बेसिकली ये एक सर्किट ही है ना। तो अब आप कहेंगे कि वो जो CMOS चिप है जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन वो डेट और टाइम जो चल रहा है, तो कंप्यूटर तो बंद होता है तो वो पावर कहाँ से लेता है? वो CMOS बैटरी से पावर लेता है। ये आपको एक सेल जो है वो मदरबोर्ड पर नजर आएगा अगर आपने कभी उसको ओपन किया हो। तो ये CMOS बैटरी है और ये CMOS चिप है। इसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और ये चिप किससे पावर लेती है? ये इस बैटरी से पावर लेती है। सो वो कहते हैं द CMOS बैटरी सप्लाइज द पावर टू द CMOS चिप इवन व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन। जब कंप्यूटर बंद होता है तो ये चिप के अंदर जो मौजूद इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर रखने के लिए, उसको चलाते रहने के लिए यहाँ से जो वो पावर लेता रहता है और हमारा डेट एंड टाइम जो वो उसमें चलता रहता है। यही वजह है कि आप अगर 6 महीने के बाद भी कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको डेट एंड टाइम जो वो अपडेटेड मिलता है।
तो बेसिकली जब हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो वो इसके अंदर जो मौजूद डेट एंड टाइम होता है वहाँ से अपने आप को अपडेट करता है और फिर जो वो आपको करंट डेट और टाइम मिल जाता है। अगर ये बैटरी किसी वजह से डेड हो जाती है, ये सेल किसी वजह से डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो फिर इसके अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो डेट एंड टाइम की इंफॉर्मेशन है और जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो भी फिर डेड हो जाएगी। और जब आपने कंप्यूटर को बंद करने के बाद कुछ अर्से के बाद दोबारा चलाएंगे तो उसमें जो डेट आपको नज़र आएगी वो 1/1/1980 की डेट जो वो आपको नज़र आएगी, यानी 1980 की डेट जो वो आपको नज़र आएगी। क्योंकि उसने, अगर आप ठीक करते हैं और उसको चेंज करते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं तो 2 दिन के बाद आप फिर चलाते हैं तो फिर आपको डेट अगेन 1980 की नज़र आएगी, क्योंकि आपने डेट तो अपडेट की लेकिन जब आपने उसको बंद कर दिया और उसकी इलेक्ट्रिक पावर जो वो आपने ऑफ कर दी तो ये बैटरी तो वैसे ही डेड है, तो फिर वो जो डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन है वो तो चलनी नहीं है, तो वो भी जो वो इसके अंदर जो वो दोबारा जो वो ज़ीरो हो जानी है। लिहाजा जब तक आप इसको रिप्लेस नहीं करेंगे आपके सिस्टम की जो डेट और टाइम है वो फिर जो वो आप उसको मेंटेन नहीं रख सकेंगे। इसीलिए वो कहता है कि जो जिस दौरान हमारा कंप्यूटर बंद होता है तो ये जो CMOS बैटरी है ये कंप्यूटर चिप को, जो CMOS चिप है उसको एक तरह से पावर जो वो सप्लाई करती रहती है ताकि उसके अंदर जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो अपडेट होती रहे। जी, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा इसको, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें तो हम जो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, वरना फिर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर जो वो चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास एक्सेस टाइम के हवाले से है कि मेमोरी को कितनी देर में एक्सेस किया जा सकता है। तो वो कहता है कि एक्सेस टाइम इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स द प्रोसेसर टू रीड फ्रॉम मेमोरी, कि प्रोसेसर मेमोरी से कितनी देर में इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकता है। तो वो कहता है कि ये आमतौर पर नैनो सेकेंड्स में प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है। अब ये नैनो सेकेंड्स क्या होते हैं, वो कहता है मिली सेकेंड जो वो 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा होता है, माइक्रो सेकेंड 1 सेकेंड का वो कहता है 1 मिलियंथ हिस्सा है, और नैनो सेकेंड जो वो 1 सेकेंड का 1 बिलियंथ हिस्सा है, और पिको सेकेंड 1 सेकेंड का 1 ट्रिलियंथ हिस्सा होता है। तो बहरहाल जो ये एक्सेस टाइम उसने बताया कि 10 बिलियन ऑपरेशंस इक्वल टू 1 ब्लिंक, कि हम जितनी देर में एक दफ़ा अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं तो 10 बिलियन ऑपरेशंस जो वो प्रोसेसर जो वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी कंप्यूटर की स्पीड है, कितनी प्रोसेसर की स्पीड है। जितना ज़्यादा वो स्पीडी होगा उतने ज़्यादा मिलियन और बिलियन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेगा। अगर उसकी स्पीड जो वो गीगाहर्ट्ज़ है तो फिर वो 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन जो वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो बहरहाल जितनी उस प्रोसेसर की स्पीड होगी उतनी उस स्पीड के साथ वो उतनी ऑपरेशन जो वो 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। और मेरे ख्याल में जब हम अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं तो हमें 1 सेकंड ही लगता है। तो ये एक्सेस टाइम मेमोरी का बताया हुआ है। उसके बाद हमारे पास न्यू टॉपिक आ जाता है जिसके अंदर हमने एक्सपेंशन स्लॉट्स को और अडेप्टर कार्ड्स को करना है। जी, हम नेक्स्ट लेक्चर में जो वो करते हैं इसको, जो नेक्स्ट सेशन है हमारा इस लेक्चर का, उसमें हम एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं और अडेप्टर कार्ड्स क्या होते हैं उसको हम इसके अंदर रिवाइज करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कर लें, अगर नहीं तो फिर हम आगे नेक्स्ट सेशन में एक्सपेंशन स्लॉट्स और अडेप्टर कार्ड्स को रेडी करेंगे।